नहीं पहुंच रही महाराष्ट्र थी। आंधी तूफान आया और तमाम राजनीतिक दिग्गज जो विपक्षी पार्टियों के थे वो उड़ गए। क्या ये देखिए, विचारधारा महाराष्ट्र का के संक्रमण जो था जो उद्धव नतीजे ठाकरे को ले डूबा? वो ऐतिहासिक हैं, अभूतपूर्व हैं। और ये एक और दृष्टि से समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे कई कारण रहे होंगे। मानी हुई बात है, इतनी बड़ी विजय है तो कोई एक आध कारण नहीं होगा, इसके पीछे कई सारे कारण रहे होंगे। तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार का जो शानदार कार्य था, महायुति सरकार का, दूसरा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत, तीसरा मोदी जी की विश्वसनीयता और जनता में उसका विश्वास, जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी, और चौथी बात यह थी कि जो भ्रम का वातावरण, एक अनावश्यक भ्रम बनाया गया था, उस भ्रम के मायाजाल का टूटना। मुझे लगता है इन सारी चीजों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और महायुति को वो शानदार सफलता मिली है। और यहां मैं एक और बात कह दूं जी, देखिए, एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। तो इस चुनाव में यह भी था कि विचारधारा की विरासत को जनता समर्थन देगी या विचारधारा छोड़कर परिवार की विरासत को समर्थन देगी। तो मुझे लगता महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो विचारधारा की परंपरा, विचारधारा की विरासत के साथ है। विचारधारा को छोड़कर केवल परिवार के नाम पर वोट पाने वालों के साथ नहीं है, यह बात स्पष्ट हो गई। अजीत पवार तो आपकी विचारधारा के नहीं थे, उन्होंने तो कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सब साफ तौर पर नकार दिया था। हाँ, आपने बहुत सही बात कही। देखिए, अजीत पवार जी का जब आपने नाम लिया है तो एक बात मैं और ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा कि भतीजा चचा पे भारी पड़ गया। हाँ। ये महाराष्ट्र में दिखा। और मैं मनोज जी ये भी कहूंगा कि आजकल यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भतीजे थे और चचा शिवपाल पे भारी पड़ गए थे। आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, भतीजे अभिषेक बुआ ममता जी पे भारी पड़ रहे हैं, और बुआ जी की पार्टी में तो भतीजा ही बन गया अध्यक्ष। अखिलेश आनंद जो है बन गए, और जो आकाश आनंद बन गए। तो मेरा कहना है, मुझे ऐसा लगता है आजकल भतीजों का भाव बढ़ा हुआ है। ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा तो अजीत पवार जी ने जो किया है, तो उन्होंने भी दर्शा दिया, एक बात बहुत साफ हुई कि परिवार की परंपरा पे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अजीत जी परिवार के परिधि से बाहर आकर अपने दम पे लड़े और उन्होंने वोट प्राप्त करके दिखाया। नहीं, भाव तो विभीषणों का भी बढ़ा हुआ है और महाराष्ट्र एक उसका उदाहरण भी है, लेकिन ये भाव और ये भ्रम चल नहीं पाया झारखंड में। चंपई सोरेन आ जरूर गए लेकिन बात बन नहीं पाई, बाबूलाल मरांडी आए जरूर लेकिन बात बन नहीं पाई। हाँ, नहीं, आपने जो बात कही तो मैं कहता हूं कि झारखंड में हमारे आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे, और हम विजय हो या पराजय दोनों का ही विश्लेषण करते हैं। झारखंड का सम्यक विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कमियां कहां रही, और आगे हम निश्चित रूप से उसका समाधान करके फिर नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, कम से कम झारखंड के विषय में मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष से कि ईवीएम ने सही काम किया है कि नहीं। तो मैं अगर इसका विश्लेषण करूं तो महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय हुई है, और झारखंड में ईवीएम की शानदार विजय हुई है। एक सवाल सुधांशु जी मेरा आपसे, हालांकि ये पार्टी तय करती है, पार्टी का फैसला होता है, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब भारतीय जनता की अपार सफलता, यानी कि अगर 10-15 सीटें और आ जाती तो शायद वो अकेले ऐसी पार्टी हो जाती जो बहुमत पर पहुंच जाती। लेकिन क्या अगर इतनी सफलता के बाद माना जाए कि अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, या शिंदे जो शिवसेना है उससे मुख्यमंत्री नहीं होगा? क्योंकि शुरुआती दौर में यह कहा गया था सभी ने कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कम से कम बीजेपी का होगा। कौन होगा ये बात की बात है, पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे या... देखिए, जो आपने बात कही तो मैं बताना चाहता हूं, हम गठबंधन के सामंजस्य और गठबंधन के सम्मान के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध रहते हैं। 2014 और 19 दोनों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लोकसभा में बहुमत था, पर गठबंधन के सभी सदस्यों को हमने एनडीए की सरकार बनाई और उन्हें समुचित मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और यही स्थिति यहां पर भी है। हमारी महायुति में सामंजस्य कैसा है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ पूछा था प्रश्न कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देवेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए एकनाथ शिंदे जी की तरफ देखा और एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही मुख्यमंत्री होगा। और आज भी एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि पार्टी के लोग मिलकर तीनों पार्टियां तय करेंगी, भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना नेता तय करेगा, फिर तीनों लोग मिलकर तय करेंगे। तो मनोज जी आश्वस्त रहिए कि जो हमारा मुख्यमंत्री होगा उस पर भगवान एकनाथ की भी कृपा होगी,
देव की भी कृपा होगी, इंद्र की भी कृपा होगी और वो अजीत क्षमता वाला होगा। और 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में काला दिन बन चुका था। इस बार का 26/11 मुंबई के नए इतिहास के नए स्वर्णिम युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। मतलब बड़ी खुशी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि साहब संघ थोड़ा सा किसी चेहरे पर, किसी नाम पर है, बीजे दिल्ली किसी और चेहरे और नाम पर है, लेकिन अब ये खुशी के वातावरण में, खुशी के माहौल में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जा सकता है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है वो चुनाव की प्रक्रिया राज्यों में चल रही है और हमारे संविधान के अनुसार जब 2/3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और रही बात, ये सब कही सुनी बातों पे विचार नहीं करना चाहिए कि उनके मन में ये है, दूसरे के मन में है। हमारे यहाँ सब एक मन से, एक भाव से चलते हैं। हमारा मन कहीं बटा नहीं होता है, इसलिए कोई पार्टी की मुख्य धारा से कटा नहीं होता है। हम उस विचार में विश्वास करते हैं कि अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और यही खूबी है आपकी, इसलिए देश के लोग आपको हमेशा सुनना भी चाहते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए थे, अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे।